नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 16 की। तो लेक्चर नंबर 15 तक आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आइए 16 में बात करते हैं अबाउट सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट जिसको कैपिटल एस से भी हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया इसके बारे में ध्यान से समझिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सन। मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अर्थ के सरफेस पर कितना रिसीव हो रही है। एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक सेकेंड में सन से आने वाली कितनी एनर्जी अर्थ के द्वारा अर्थ के सरफेस पर रिसीव हो रही है, उसी को नाम दिया गया सोलर कांस्टेंट। तो अगर आप ये मान के चलो कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हुआ ए सरफेस एरिया पर इन टाइम डेल्टा टी, तो फिर पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम के लिए जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी वो बन जाएगा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय ए एंड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो एक तरह से इंटेंसिटी की तरह ही बात हो गई है ना। उसी तरह का इसका यूनिट आ गया, ऊपर में एनर्जी एरिया और टाइम नीचे में, है ना। तो आपका एक बार फिर से दोहरा दें, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, यहाँ पे बस ये हो गया रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सन। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये कहाँ से आना चाहिए, सन से। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे ये सन हो गया, तो सन हो गया, मान लीजिए सन का रेडियस है कुछ कैपिटल आर मान लिया, और सन से जो डिस्टेंस है अर्थ का वो हमने स्मॉल आर मान लिया। ये छोटा सा पॉइंट आपका ये अर्थ हो गया। तो हम जानते हैं कि जो सन से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो एस्फेरिकली, चारों तरफ से स्फेरिकली, यहाँ तो आपको वो एक तरह से सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल सेंस में क्या होगा, इसकी सारी एनर्जी जो होगी वो स्फेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आगे बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह से कहते हैं इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा सन, और उसका जो वेव फ्रंट ये बन रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो वो एक स्फेयर, तो अर्थ भी जो होगा वो इसी एक स्फेयर पे लाई करेगा, है ना, जो कि सन से आर डिस्टेंस पर है। तो आर रेडियस वाला जो स्फेयर बनेगा उसी पर एनर्जी आएगी सन की प्रति सेकेंड, जहां पर अर्थ भी लाई करता है। तो अर्थ जहां लाई करता है तो सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उतना रेडियस बनाते हुए जो स्फेयर होगा उसी सरफेस का एरिया, उसी स्फेयर का सरफेस एरिया यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये ए हमारा जो है, क्योंकि इस सरफेस के यूनिट एरिया पर, इस सरफेस के यूनिट एरिया पर जिस हिसाब से प्रति सेकेंड एनर्जी रिसीव होगा, तो अर्थ के भी सरफेस पर प्रति यूनिट एरिया प्रति सेकेंड वही एनर्जी रिसीव होगी। तो कहने का मतलब हुआ, चूंकि इस स्फेयर पर अर्थ खुद लाई करता है, इसीलिए इस स्फेयर के यूनिट एरिया पर प्रति सेकेंड जो एनर्जी सन से रिसीव होगी वो सेम होगा कि अर्थ के सरफेस के भी यूनिट एरिया पर प्रति सेकेंड जो एनर्जी रिसीव होगी। तो दोनों सेम सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्फेयर पर चूंकि सन की सारी एनर्जी रिसीव हो रही है इस स्फेयर पर, तो हम उसी को निकालेंगे कि एक सेकेंड में यूनिट एरिया में कितना एनर्जी रिसीव होगा, और सेम चीज वैलिड होगा अर्थ के सरफेस के केस में भी, क्योंकि अर्थ इसी स्फेयर पर लाई करता है, इसी स्फेरिकल सरफेस पर अर्थ का भी सरफेस लाई करता है ना। तो सब चीज हिसाब किताब एक ही तरह से हो गया, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई। जैसे अगर मान के चलिए हम आपको बोलें कि इस, जैसे यहाँ पर अगर कोई छोटा सा सरफेस हो तो इसके लिए बात किया जाए तो फिर भाई इस सरफेस पर कोई भी चीज जो लाई करेगा उसके लिए भी तो वही बात होगी ना। अब मान लीजिए कि ये सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ले लिया बड़ा सा सरफेस एरिया, और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया हम लोग काउंट कर लिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का और पूरा था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो रिसीविंग यहाँ होगी और जो आप ये पूरा सरफेस के लिए निकालिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो सेम चीज है ना। तो ये बड़े से स्फेयर पर लाई कर जा रहा है हमारा अर्थ का सरफेस,
तो जो रिसीविंग इस सरफेस पर जिस हिसाब से होगी वही रिसीविंग अर्थ के सरफेस पर भी होगी। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अब हम समझ गए कि सन की जो भी एनर्जी प्रति सेकेंड रिलीज होगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, वो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, एप्सिलॉन ए डैश सिग्मा टी की पावर 4। ए डैश क्या रखा है हमने, तो ए डैश हो गया आपका ये सन का अपना सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो भी आपका यहाँ पर क्वांटिटीज काउंट होता है वो बॉडी का क्वांटिटी होता है, इस बॉडी का। तो सन जो व्हाइट बॉडी या ब्लैक बॉडी मान लें आप, तो ये सन से जो इमिट कर रहा है वो वाला यहाँ पर आएगा। तो एप्सिलॉन सन का, ए डैश सन का, सिग्मा तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सन का। सो सन को एक व्हाइट बॉडी की तरह या ब्लैक बॉडी की तरह, चूंकि ये सारे रेडिएशंस को इमिट करता है, इस वजह से इसको आप व्हाइट बॉडी मान सकते हैं। सो एप्सिलॉन इसके लिए आप 1 रखेंगे। ए डैश की वैल्यू जो होगी वो आपका, चूंकि आर रेडियस था, आर इज द रेडियस ऑफ द सन, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज द रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम द सन, माने 1 सेकेंड में सन से कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, और वही 1 सेकेंड में इस स्फेयर को भी मिलेगी। जितना ये रिलीज करेगा उतना ही हर सरफेस को गेन होगा, तो इस सरफेस को भी 1 सेकेंड में उतना ही एनर्जी गेन होगी। टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सन। तो यहाँ पर स्टीफन्स लॉ सिंपल सा लगाया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एप्सिलॉन ए डैश सिग्मा टी 4, और यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि सन बिहेव्स लाइक ए व्हाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी। सो आपका ये बन गया ए डैश कितना, 4 पाई आर स्क्वायर एंड सिग्मा टी 4 रह गया। तो ये हो गया यहाँ पर। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात हो रही है, जो स्फेरिकल सरफेस एरिया बन रहा है इसी को स्फेरिकल वेव फ्रंट कह रहे हैं। ऑन विच द अर्थ एग्जिस्ट, जिस पर कि अर्थ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग इसी स्फेरिकल वेव फ्रंट पर, इसी स्फेरिकल सरफेस एरिया पर निकालेंगे कि इसकी तो सारी एनर्जी आ रही है, तो यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में कितनी आ रही है उसी को हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऑन विच द अर्थ एग्जिस्ट, हेंस फॉर 1 यूनिट एरिया ए ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ रेडियस आर, तो ये जो आपका रेडियस आर का जो ये वेव फ्रंट वाला सरफेस एरिया बनेगा उसके लिए कैलकुलेशन होगा। तो आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए कर देना है, और ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाला सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो ए है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर का ए है, इसको भी कहीं पर मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो ए बनेगा ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसी को ए, तो डेल्टा क्यू बाय ए डेल्टा टी, चूंकि यही सोलर कांस्टेंट के लिए डिफाइन हुआ था कि अर्थ का सरफेस यूनिट एरिया के हिसाब से कितना रिसीव करेगा, तो ये वाला जो स्फेयर बनेगा वो भी यूनिट एरिया के हिसाब से जितना रिसीव करेगा वही अर्थ के लिए भी वैलिड होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो कि ये स्फेयर रिसीव कर रहा है 1 सेकेंड में सन के द्वारा, और पर यूनिट एरिया के लिए कितना होगा, तो ए से डिवाइड कर दिया हमने, और ए कितना 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये वाला डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब आप इसमें रखिए और कैंसिलेशन कीजिए, ये वाला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी 4 हो गया, और नीचे वाला जो आपका ए बच गया वो हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिलेशन हो गया 4 पाई का, और अब आप देख सकते हैं कि यही क्वांटिटी एस कहलाती है ना। ऑन डेफिनेशन देख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो भी रिसीविंग होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज सेम एज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द रिसीविंग ये स्फेरिकल सरफेस पर, ठीक है। तो सेम चीज हो जाएगा, तो सेम चीज डिफाइंड एज एस। तो अब बस आप ये एस कर दीजिए, और इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, उसका ये होल स्क्वायर हो गया सिग्मा टी 4, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यही हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करके निकाला गया है स्मॉल, ये जो कैपिटल एस है आपका सोलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लगभग 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर आती है, ठीक है। तो जो भी दूरी है सन की अर्थ से, उस हिसाब से जो भी यहाँ पर आ रही है एनर्जी 1 सेकेंड में रिसीव हो रही है आपके सरफेस पर या इस स्फेरिकल सरफेस पर, वो क्या हो रही है, पर यूनिट एरिया 1400 जूल प्रति सेकेंड रिसीव हो रही है। सो याद रखेंगे आप। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ से टी निकाल सकते हैं। तो टी निकालिएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर इस तरह से ऐसा आ जाएगा, और फिर ये सिग्मा नीचे आ जाएगा, एस ऊपर हो जाएगा। सो एस बाई सिग्मा एंड देन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, उसका स्क्वायर, और ये सब जो हो गया यहाँ पर। फिर टी का पावर देखिए यहाँ 4 है, अगर उस साइड ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4। तो आपको एस का वैल्यू पता है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट पहले से पता है 5.67 10⁻⁸ इस तरह से।
स्मॉल आर मतलब ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए 15 करोड़ किलोमीटर है ये डिस्टेंस। और कैपिटल आर जो कि रेडियस ऑफ द सन है ये भी आपको कुछ लाख में है, लेकिन ये भी इसका भी आपको पता रहता है। तो अगर आप ये सब डेटा यहाँ पर पुट करेंगे और जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 6000 केल्विन के आसपास आ जाता है, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है सन का सरफेस का टेम्परेचर उससे काफ़ी हद तक मैच करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो थ्योरी है वो आपको कंक्लूसिव है, सही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एस का वैल्यू और टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर ये हो गया पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स, और यहाँ पर ये हो गया लाइन या सिलेंड्रिकल सोर्स। तो काफ़ी तरह के सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन दो ही तरह के पढ़ने हमको। एक पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स कहलाता है, एक लाइन सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स कहलाता है। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स में क्या होता है, यहाँ जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, देखिए जो भी पॉइंट सोर्स होगा, आप जानते हैं कि सोर्स कोई भी हो, आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी जो होगी वहाँ पर वो उतनी कम होती जाएगी। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर उसी की स्टडी हो रही है। तो पॉइंट सोर्स के केस में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेयर के सरफेस एरिया के हिसाब से होता है, क्योंकि ये जो भी यहाँ से एनर्जी को इमिट करेगा वो इस तरह से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के हिसाब से वो आगे चलेगा, माने स्फेयर के स्फेरिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सराउंडिंग्स में। तो अगर r1 डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी की बात करो कि यहाँ पर जो रिसीविंग होगी वो क्या हो जाएगी, और अगर r2 डिस्टेंस पर मान के चलिए i2 रिसीव हुआ, r1 डिस्टेंस पर i1 रिसीव हुआ, तो इन्हीं के बीच में देखना है वेरिएशन। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि एनर्जी जो है एरिया वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे वो सरफेस का एरिया आ जाएगा, और इस केस में देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइन सोर्स के केस में क्या होता है, एनर्जी सिलिंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। जैसे यहाँ स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है, चारों तरफ स्फेरिकल के शेप में पॉइंट सोर्स से चलेगा। तो लाइन सोर्स के केस में क्या होगा, ये सिलेंडर बना के चलेगा, मतलब सिलिंड्रिकली इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर सिलेंडर का सरफेस एरिया काउंट होगा जो होता है 2πr_l, 2πr_l, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4πr² जो स्फेयर के केस में। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे आई का जो डेफिनेशन है डेल्टा क्यू बाय ए डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो हो गया, अब इसको देखिए ये और एक बार, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को पावर भी बोलते हैं, ठीक ना। और ये कोई भी सोर्स है तो पावर जनरली आपको वो कांस्टेंट पावर दे देगा, तो जहाँ जरूरत पड़ी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर I जो हो गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। जैसे देखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पावर हो गया, पावर कांस्टेंट, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/a कर सकते हैं, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो पॉइंट सोर्स के केस में ये सरफेस एरिया स्फेयर का होगा 4πr², सो एरिया प्रोपोर्शनल टू r²। तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट I प्रोपोर्शनल टू 1/a होता ही है, तो a हो गया इस केस में r², तो 1/r², तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर दिस केस स्फेरिकल सोर्स के केस में। तो I1/I2 क्या हो जाएगा, A2/A1, और A2 और A1 जो हो गया वो हो गया R2/R1 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। और सिलिंड्रिकल सोर्स में जैसा बताया आपको कि एरिया हो जाएगा 2πrl, तो 2πl जो है वो सब तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r हो जाएगा। सो I प्रोपोर्शनल टू 1/a, सो I प्रोपोर्शनल टू 1/r ऑल्सो। सो चूंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर दिस केस, सो आपका I1/I2 लिखिएगा तो R2/R1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वेव फ्रंट्स आर सिलिंड्रिकल एंड हियर वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल। तो ये थोड़ा ध्यान है, वेव फ्रंट्स मतलब किस हिसाब से इसकी एनर्जी जो है वो रिसीव हो रही है। तो पॉइंट सोर्स के केस में वो एक स्फेयर के हिसाब से स्फेयर पर रिसीव होती चलेगी, और लाइन सोर्स के केस में एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे रिसीव होती चलेगी। तो ये जो सरफेस होते हैं उन्हीं को हम लोग वेव फ्रंट्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई थ्योरेटिकल। तो रेडिएशन वाले टॉपिक में जो है ये ऑलमोस्ट इतना ही डिस्कशन है, और भी कुछ जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे एक आध बात हो जाती है जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही सुन लेना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास पर डिपेंड करे।
सॉरी डिपेंड ना करे, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी है उसका आप छोटा अमाउंट लो या फिर बड़ा अमाउंट लो, वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और इसी तरह सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा लिए तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो गई, तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल देखना है तो सबसे पहले आप डेंसिटी देख लो। तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी जो भी डेंसिटी होगी, तो चाहे छोटा सा सब्सटेंस लीजिए या बड़े अमाउंट का लीजिए, डेंसिटी रिमेन्स द सेम। तो डेंसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है ना। ऐसे ही गामा की वैल्यू हो सकती है, टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है। सब्सटेंस के एक हिस्से का जो होगा वही दूसरे हिस्से का भी टेम्परेचर आएगा। छोटा सा हिस्सा लीजिए या बड़ा हिस्सा का नापिए, सेम आएगा। गैस का प्रेशर हो सकता है कि प्रेशर आप किसी भी जगह आप एक बंद कंटेनर में प्रेशर लेंगे तो छोटे से सेक्शन का लीजिए या पूरे सेक्शन का लीजिए, आपको प्रेशर सेम आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक्सटेंसिव यही चीज़ ठीक इसका उल्टा, जो मास पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने से जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, जैसे क्या, तो जैसे इंटरनल एनर्जी, आप जितना ज़्यादा सब्सटेंस लेंगे इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। हीट इंथैल्पी, जितना ज़्यादा सब्सटेंस उसकी हीट इंथैल्पी उतनी अधिक हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम को भी कह सकते हैं, जितना ज़्यादा सब्सटेंस लेंगे उसकी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ आप जो मास पे डिपेंड कर जाए, मास बढ़ने से वो भी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हीट कैपेसिटी जो होगा वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हीट कैपेसिटी, जितना ज़्यादा सब्सटेंस लोगे तो वहाँ पर हीट कैपेसिटी उसकी उतनी अधिक होगी। तो इस तरह के भी कभी कभी आपको दिख जाते हैं कहीं थ्योरेटिकल। तो ये चीज़ें तो आपको रेडिएशन में तो मिला जुला के यही सब पढ़ना है। अब हम लोग जितना पढ़ें उसके आधार पर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा जाए तो बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं उनको जल्दी से। तो यहाँ तक अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया हो तो अब हम आगे देखते हैं। आइए बच्चों इन सवालों को पढ़ेंगे। तो पहला सवाल क्या कह रहे हैं, देखिए, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन हैज मैक्सिमम एट 4753 डिग्री एंगस्ट्रॉम। कहता है कि सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि मैक्सिमम जो एनर्जी आ रही है वो करस्पॉन्डिंग टू ये वाली वेवलेंथ के आ रही है, ओके। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार फॉर विच स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मैक्सिमम एट ये वाला वेवलेंथ अगर रिसीव हो तो हम कहेंगे उसका फिर हमको बताइए, और टेम्परेचर ऑफ सन दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो गिवन है जरा उसके हिसाब से देखिए, मैक्सिमम मतलब लेमडा एम सन के लिए 4753 डिग्री, इतना एंगस्ट्रॉम लिखना है यहाँ पर, ये डिग्री कोई मायने नहीं रखता, 4753 एंगस्ट्रॉम। और जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है आपका वो क्या है, 6000 केल्विन हो गया। अब आपको कह रहा है कि अब लेमडा एम 1 मान लीजिए, तो ये भी 1 हो गया। अब ये सेकेंड केस में दूसरे स्टार के लिए 10350 एंगस्ट्रॉम कहा जा रहा है और इसके लिए टेम्परेचर मांगा जा रहा है, राइट। सीधा सीधा पता चल रहा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो था, लेमडा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, याद होना चाहिए आपको सारी थ्योरी और उसके सारे रिलेटेड फॉर्मूले। तो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया। तो लेमडा एम 1 अपॉन लेमडा एम 2 अगर आप लिखते हैं तो T2/T1 इस तरह से इन्वर्स आ जाएगा। तो जो हमारा T2 चाहिए दैट विल बी T1 इंटू लेमडा मैक्सिमम 1 बाय लेमडा मैक्सिमम 2। T1 हमारे पास है 6000 और लेमडा एम 1 हो गया 4753 और ये डिवाइडेड बाय 10350, ठीक है। तो बस इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1 हो गया तो ऑलमोस्ट 4 2, तो 2000 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो 2755 ये आप सॉल्व करिए और पॉइंट कुछ है तो इतना केल्विन आपको मिल जाएगा। आप सॉल्व करके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस था,
विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को आप यहाँ पर पढ़िए और एक बार खुद से अटेम्प्ट लीजिए। देखिए क्या है, टू बॉडीज ए एंड बी हैव थर्मल इमिसिविटी ऑफ 0.01 एंड 0.81 रिस्पेक्टिवली। दो बॉडीज की बात हो रही है, ए और बी की, और उनकी थर्मल इमिसिविटीज मतलब वो जो एप्सिलॉन हम लोग पढ़ते थे वो वैल्यूज दी हुई है। एक की बहुत कम है, दूसरे की अच्छी खासी है, काफ़ी ज़्यादा है। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज सेम कह रहा है, ए की वैल्यू सेम हो गई। द टू बॉडीज इमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट। जो टोटल इमिसिव पावर है वो दोनों का वो भी सेम है, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वो भी सेम है आपका पर यूनिट टाइम, per unit area. The wavelength lambda b corresponding to maximum spectral radiancy from B is shifted from wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radius from A by 1 micrometer। मतलब lambda m का जो डिफरेंस है दोनों के लिए वो आपको दिया हुआ 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है, और ए का टेम्परेचर आपको बता रहा है इतना है, तो फिर कैलकुलेट करना है दूसरे का टेम्परेचर भी और दूसरे का वेवलेंथ जो मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डिंग जिस पे आ रहा है तो वो वाले प्राप्त करनी। ठीक, तो इसमें देखिए आप एक बार ट्राई करें स्टीफन्स फार्मूले, वेव्स डिस्प्लेसमेंट, कैसे उनको आप मिक्स करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। कहा है कि जो इनकी इमिसिव पावर है वो सेम है। देखिए रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर कहा ना एट द सेम रेट, इसका मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है वो दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए सेम हो गया। तो फिर आप स्टीफन्स लॉ इस पे लगा दीजिए। स्टीफन्स लॉ के हिसाब से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये आपका आ गया एप्सिलॉन सिग्मा ए टी ए 4, इधर बी के लिए आ जाएगा सिग्मा बी या एप्सिलॉन बी सिग्मा ए बी टी बी 4, है ना। ये स्टीफन्स लॉ एप्सिलॉन ए और सिग्मा टी 4 इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिग्मा जो है वो तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब एरिया जो है ना दोनों के लिए सेम बोला है, आउटर सरफेस एरियाज ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, तो आपका यहाँ पर एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी बी बाई टी ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, टी बी बाई टी ए, तो एप्सिलॉन ए बाई एप्सिलॉन बी ये हो जाएगा पावर 4, इधर आएगा तो हो जाएगा पावर 1/4। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें दी हुई है। एप्सिलॉन ए देखिए ध्यान से 0.01 और एप्सिलॉन बी है 0.81, राइट, और ये 1/4। तो इसे आप सॉल्व करें अच्छे से, तो 1/81 अपॉन 1/4, राइट। तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे देखिए 3 हो जाएगा। 3 टू द पावर 4 अगर करते हैं तो आपका वो 81 आ जाता है। तो 81 का पावर 1/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। ठीक है, सो अब आपका हो गया। आपको मांग रहा है, देखिए ए का टेम्परेचर दिया हुआ है तो बी का टेम्परेचर हमें आ जाएगा 1/3 टाइम्स टी ए, और टी ए हमारे पास है 5802 केल्विन। तो सॉल्व कर देंगे तो ऑलमोस्ट इतना 1600 है ना, नहीं सॉरी 40, 3 एक बार में भाग लग गया, 28 हो गया, 40 हो गया, 9 बार में, फिर चलिए अब हो गया 1934 केल्विन। ये आपको देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन करके, तो 1934 केल्विन हमारा टेम्परेचर आ जाएगा बी का। तो पहला वाला काम हो गया आपका। अब कहता है वेवलेंथ लैम्डा बी भी निकाल दीजिए, तो वही विंस डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यूज कर लीजिए ऑल्सो। तो देखिए ऊपर भी वैसे तो जगह था लेकिन कोई बात नहीं। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो टी बी बाई टी ऐसे कर सकते हैं। अब देख लो आपको क्या चाहिए, क्या सब दिया हुआ है। वेवलेंथ लैम्डा बी चाहिए, ये चाहिए, तो क्या हो जाएगा टी ए बाई टी बी इंटू लैम्डा ए, राइट। तो टी ए हमारे पास क्या है, टी ए हो गया जो ए का टेम्परेचर है वो पहले से दे रखा था 5802, और टी बी हमारे पास क्या आ गया, वो तो यही है 1934
4, ठीक है। तो इसको तो अभी हमने ये इतना डिवाइड किया था तो ये आया था, फिर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इंटू लेमडा ए करना है। तो लेमडा ए भी क्या है उसकी वैल्यू भाई, लेमडा ए की वैल्यू वेवलेंथ, देखिए कहीं डेटा कुछ दिया हुआ होगा, नहीं तो फिर स्टीफन्स ये विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट उसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा फिर। तो लेमडा ए अगर हमारे पास है तो यूज हो जाएगा, अगर नहीं है फिलहाल तो लिखिए आप लेमडा ए मतलब 3 टाइम्स लेमडा ए। और अगर आपको नहीं है लेमडा ए तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा लेमडा एम टी बराबर विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू बी जो 2 पॉइंट समथिंग होती थी, तो फिर उससे बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तो b की वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ होती है। तो आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे किसका चाहिए, वेवलेंथ ऑफ b का चाहिए, तो tb आपको मिल चुका है 19, तो b के लिए तो लेमडा b एंड देन tb इक्वल टू 2.89 10⁻³ और तो लेमडा b हमारा हो जाएगा 2.89 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई tb। तो टीवी हमने निकला हुआ है वहाँ पर 1934, ठीक है। तो ये वाला आपको आ जाएगा मीटर, चूँकि सब कुछ आपका एसआई में है इसलिए आपका ये हो जाएगा मीटर में, तो फिर बाद में इसको एंगस्ट्रॉम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर दिया तो उसका यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, ये वाला कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या कहता है कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी मतलब लेमडा एम इन द रेडिएशन फ्रॉम ए बाय 1 माइक्रोमीटर। तो बी में जहां मिलता है वो शिफ्ट हो जा रहा है 1 माइक्रोमीटर से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा वापस आते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्राफ में वापस आते हैं। तो ग्राफ में हमें पता था दो टेम्परेचर की देखिए बातें हो रही है। एक टीए था हमारे पास 5802 का, तो टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि ग्राफ जो होता है ये इस तरह से शिफ्ट होता है। तो ये हो गया ऊपर वाला हाईएस्ट टेम्परेचर पर जो है 5802 केल्विन पर, और नीचे वाला जो निकल के आया है 1934 केल्विन पर, ठीक है। तो यहाँ के रिस्पेक्टिव ये बी था और ये ए था, तो इसके रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर सॉरी लेमडा आ रहा है वो लेमडा बी बन गया, और इसके रिस्पेक्टिव जो आ रहा है वो लेमडा ए बन गया। और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ इस तरह से लेफ्ट साइड वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, ये वेवलेंथ और ये इमिसिव पावर, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि जो शिफ्ट हुआ है कितने से शिफ्ट हुआ है 1 माइक्रोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि गिवन है लेमडा बी माइनस लेमडा ए इज 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और दूसरा रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल रखा कि लेमडा बी इज 3 टाइम्स लेमडा ए, ठीक, एंड लेमडा बी इज 3 टाइम्स लेमडा ए, ये रिलेशन है हमारे पास। तो बस सिंपल सी बात है, दोनों को आप एक साथ रखिए, आपको निकाल लेमडा ए लेमडा बी दोनों मिल जाएगा। आपको बी चाहिए तो ए को हटाना पड़ेगा, तो लेमडा बी माइनस लेमडा ए को हटाइए तो लेमडा बी बाई 3 लिख सकते हैं यहाँ से देख के, इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। चलिए 3 में समझ जाए 2 और ये 3, तो 3 माइक्रोमीटर हो गया। तो हमारा जो लेमडा बी आ गया ये 3/2 मतलब 1.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप ये वाला आंसर कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए ऑलमोस्ट ये पकड़ लेगा, तो ट्राई कर लीजिए। अगर जैसे कि वो माइक्रोमीटर में है आप लाइए माइक्रोमीटर में यहाँ भी, तो 3 डिजिट लेके जाना है मुझे, तो यहाँ पर आ गया। अब ये माइक्रो बन चुका है, तो माइक्रो हो गया एंड 1934, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट आ ही जाएगा ये 1934 289, तो 1.5 करेंगे तो वो लगभग में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ जाए, जैसे मैं करके देख लेता हूँ। 1934 2890 एक बार में तो चला गया,
10 में से 4 गया 6, 8 में से 3 गया 5, और फिर 18 में से 9 चला गया 9, दशमलव लगाइए और देखिए 19 पचे 95, तो लगभग 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो लगभग हम लोग 1.5 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं ना। तो हम चाहें तो अगर ये वैल्यू हमें याद है, पहले से याद है और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा कैसे सॉल्व करना है, तो आप जो एक्चुअल डेटा है वहाँ से भी बनाएंगे तो दिख जाता है। अदरवाइज जो दे दिया है जब वहाँ, तो उसको भी इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही एक्चुअली में उठाए जाते हैं ज़्यादातर, तो वो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको बता दिया, तो वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको खुद से बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो देख लीजिए अच्छे से बस। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, न्यू एम बोल रहे हैं, न्यू एम टी ग्राफ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, न्यू एम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट टी। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी एट एनी टेम्परेचर टी वाला ग्राफ है, इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर वही बात है, फ्रॉम चूंकि मैक्सिमम की जैसे ही बात कर रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए विंस डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है कि चारों में से जो है कौन सा वेरिएशन ट्रू होगा, ग्राफ चुनना है। तो हमें पता है कि लेमडा एम टी हो गया आपका कांस्टेंट इस तरह से, और लेमडा एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोई भी वेवलेंथ हो तो आप उसको लिख सकते हैं सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ एम के करस्पॉन्डिंग ऐसे आ जाएगा, तो इंटू टी इज कांस्टेंट। अब सी खुद स्पीड ऑफ लाइट है, वो पहले से कांस्टेंट होता है, सो टी अपॉन न्यू एम इज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो टी प्रोपोर्शनल टू न्यू एम या न्यू एम प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों एक ही बात आएगी। तो दोनों में जब ग्राफ आपका आएगा न्यू एम और प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब ये किस तरह का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, तो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, विथ पॉजिटिव स्लोप। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो जो सीधा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन गया है, ये ग्राफ हमारा हो जाएगा न्यू वर्सेस टी के बीच स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल है, यही लेमडा एम और टी का होता था। तो आप याद करें लेमडा एम और टी, तो लेमडा एम टी कांस्टेंट, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे करके वो ग्राफ आता। ठीक, लेकिन वही अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टी, तो वही ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थियोरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है, तो अच्छी तरह से पहले आप सारे वीडियो के थ्रू अच्छे से आप देखें। तो 16 लेक्चर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, जो आपको थर्मोडायनेमिक्स से पहले तक का सारा बात कंप्लीट करता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और भी हम बाद में अपलोड कर देंगे, अभी आप बार बार थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिए, और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए हैं बीच बीच में उनके हिसाब से आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप इनको अच्छे से बार बार करके कंप्लीट कर लीजिए। अलग से हम बाद में आपको और भी प्रॉब्लम्स का जो भी वीडियो होगा वो हम बाद में डाल देंगे, जिसमें एग्जामिनेशन वाला प्रोस्पेक्टिव से भी तैयार करना है, तो वो सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आपका ये सब बेसिक चीज़ें हैं सब मजबूत कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स के साथ, जिसमें आपको डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना है ना। तो डिफरेंट स्टेट्स, गैसियस स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, और हर प्रोसेसेस में आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैलकुलेशन होते हैं, है ना, जिसमें कि आपको वर्क डन क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, कितनी चेंज हो गई, हीट इंथैल्पी क्या चेंज हो गई, कितना हीट ट्रांसफ़र हुए, इंट्रोपी चेंज कितना हो गया, तो कुछ नए नए टर्म्स भी आएंगे, उनके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी थर्मोडायनामिक्स में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके रखिए और मन लगा के पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।